हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस लेक्चर में हम लोग हिंदी में इसको समझेंगे। एल्कलाइन फॉस्फेटेस क्या होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेस को हम शॉर्ट में एएलपी भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे दूसरे नाम हैं जिसको कि हम कह सकते हैं अल्कलाइन फॉस्फोहाइड्रोलेस, अल्कलाइन फिनाइल फॉस्फेटेस, ऑर्थोफॉस्फोरिक मोनोईस्टर फॉस्फोहाइड्रोलेस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक ग्रुप है आइसोएंजाइम्स का। आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? आइसोएंजाइम्स एक तरीके के डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही तरीके के एंजाइम्स के, और ये कैटालाइज करते हैं एक जैसे रिएक्शंस को, लेकिन इनकी जो फिजिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और आइसोएंजाइम्स को हम होमोडाइमेरिक प्रोटीन एंजाइम्स भी कह सकते हैं। होमोडाइमेरिक का मतलब है कि ये दो मोनोमरिक यूनिट से मिलके बने हुए हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये दो जो है मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, और ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ये दोनों यूनिट्स एक तरीके के, मतलब ये कह सकते हैं एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड इनको ऑल टुगेदर हम होमोडाइमेरिक प्रोटीन एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, और एएलपी का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 85 किलो डाल्टन है। और दूसरी बात ये है कि एएलपी जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉन्ड ग्लाइकोप्रोटीन है। दैट मीन्स कि ये जो एएलपी का जो स्ट्रक्चर है वो साइड में, और साइड चेन्स जो होती हैं वो इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की भी हो सकती हैं। एक या दो चेन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की कैरी कर रहा होता है। एएलपी मेनली जो है ये फाइंड किया जाता है और पाया जाता है कहाँ पर? साइटोसोल में, लिवर के और हिपेटोसाइट्स उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है। और कुछ मतलब लेसर कंसेंट्रेशन में इसको हम प्लेसेंटा, म्यूकोसा, किडनी एंड बोन में भी पा सकते हैं। जिंक और मैग्नीशियम जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं एएलपी के एक्शन में। नेक्स्ट बात आती है कि एक्चुअली ये किस तरीके से काम करता है। तो एएलपी बेसिकली काम ये करता है कि इसका एक फिजियोलॉजिकल रोल है। इसका रोल क्या है कि ये फॉस्फेट को जो कि 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के, हम यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की मेनली बात करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर एएलपी की इंपॉर्टेंस और एएलपी का जो एप्लीकेशन है मेनली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखते हैं। ऑल्दो कि एएलपी का एप्लीकेशन बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में है, जैसे कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में, रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज में, लेकिन हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही लेंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक एंड पे 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट होता है और दूसरा 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होता है, डेट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है इसको रिमूव करने के लिए हम एएलपी का यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसको रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है। रिमूव हम इसको इसलिए करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को कि हम सेल्फ लाइगेशन और रीसर्कुलाइजेशन से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉस्फेट ग्रुप इन दोनों एंड से रिमूव कर दिया, 5 प्राइम एंड से रिमूव कर दिया है। तो अब ये इसने ये जो पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये लैक कर रहा है किसको? फॉस्फेट ग्रुप को लैक कर रहा है ये। ठीक है, और ये जो एएलपी होता है ये वर्क करता है अल्कलाइन पीएच पर। दैट मीन्स कि जो पीएच कंडीशन होनी चाहिए, या जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो बफर होना चाहिए जहां पर एएलपी काम कर रहा होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस बात को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से काम करता है या क्या इसकी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है। तो मान लीजिए कि ये एक प्लाज्मिड है। ठीक है, दिस इज अ प्लाज्मिड। किस चीज का? किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है, और जाहिर सी बात है उस बैक्टीरिया में उसका अपना एक जीनोमिक डीएनए भी होगा, लेकिन हमें जीनोमिक डीएनए से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, प्लाज्मिड को हम आइसोलेट करेंगे। प्लाज्मिड को क्यों आइसोलेट करेंगे? बिकॉज ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, आगे हमें क्लोनिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट अभी वो वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे कि क्लोनिंग क्या है और कहाँ जरूरत पड़ेगी। अभी हम सिर्फ एएलपी पे फोकस करते हैं। तो प्लाज्मिड जब हमने यहाँ से आइसोलेट कर दिया किसी भी बैक्टीरिया से, तो जाहिर सी बात है इस प्लाज्मिड पे जो है एक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट होती है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सेक्शन जब हमने कवर किया था। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आकर के कट लगाता है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स 6 7 या 5 जो है
न्यूक्लियोटाइड्स की साइट्स होती हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट लगाता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो उस साइट से स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम H1 से यहाँ पर हमने कट लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बैम H1 और जिसका एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक, इस साइट से हमने यहाँ पर कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैम H1 होता है वो स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से स्टिकी एंड्स जनरेट होके आएंगे। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं ओवर हैंगिंग और फ्लैंगिंग रीजन, और ये दो रीजन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस, सॉरी यहाँ पर जो है, बाकी यहाँ पर जो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमने डाइजेस्ट किया तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड वेक्टर है जिसको हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, हम चाहते हैं कि इसमें हम अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करें किसी और ओरिजिन का। मान लेते हैं कि ये ह्यूमन का है, तो समझ लीजिए कि ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है जिसके ऊपर जीन 1 2 3 डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जीन 2 को जो है इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड में डाल दें। क्यों डाल दें, क्योंकि हम जीन 2 की स्टडी करना चाहते हैं, बट हम ये जीन 2 को हर बार ह्यूमन से निकाल करके तो इथिकली नहीं स्टडी कर सकते ना, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको किसी प्लाज्मिड वेक्टर में डालकर स्टडी करें। ठीक है, तो अब डालने के लिए हमें इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ काम आता है किसका, डीएनए लाइगेज का। इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीएनए लाइगेज को, कि डीएनए लाइगेज किस तरीके से इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे इस प्लाज्मिड वेक्टर में ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया था। इस रेस्ट्रिक्शन, जरूरी बात यह है कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो साइट्स हैं वो यहाँ पर बैम H1 की ही होनी चाहिए। ये वाली डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर नहीं है साइट तो हम कैसे ऐड करेंगे यहाँ पर साइट को। बट मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए कि यहाँ पर भी दोनों एंड्स पे बैम H1 की साइट मौजूद थी, इसलिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, बैम H1 वाला यहाँ पर भी चूज किया। ये जरूरी बात है कि जिस एंजाइम से हम यहाँ कट लगा रहे हैं इस वाले फ्रैगमेंट में, इसी सेम एंजाइम से हम प्लाज्मिड वेक्टर में भी कट लगाएंगे, एंजाइम दूसरा नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ कट लगाया तो ये जो रीजन है, अगेन ये रीजन और ये रीजन एक दूसरे के ओवरहैंगिंग रीजन्स हैं और दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अब ये रीजन्स जो है बैम H1 की साइट्स कैरी कर रहे हैं, और अगेन यहाँ पर भी जो रीजन्स है ये भी बैम H1 की साइट्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डीएनए लाइगेज को यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, मान लीजिए हमने किसी टेस्ट ट्यूब में इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड वेक्टर को डाल दिया, और दूसरा क्या डाल दिया हमने, इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, और साथ में हमने इसमें डीएनए लाइगेज डाल दिया। डीएनए लाइगेज क्यों डाला, ताकि हम इन दोनों को ऐड कर पाए। ठीक है, किसको, ये पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ, इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड वेक्टर जो कि बैक्टीरिया का था उसके साथ हम ऐड कर पाए। जाहिर सी बात है अब ये सारे काम हम किसी टेस्ट ट्यूब में ही कर रहे होंगे, है ना। तो अब बात हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि नेक्स्ट जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है बैक्टीरिया का जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो दो तरीके की सिचुएशन अराइज होती है। क्या सिचुएशन अराइज होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, सिचुएशन अराइज होती है, एक सिचुएशन तो ये अराइज होती है कि यहाँ पर सेल्फ लाइगेशन हो जाता है। सेल्फ लाइगेशन कैसे हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डीएनए लाइगेज जो है काम करने के लिए, या डीएनए लाइगेज का जो एक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री फॉस्फेट एंड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है दोनों ही एंड्स पे, और यहाँ पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो जोड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फ्री फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्री हाइड्रोक्सिल एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी थ्री हाइड्रोक्सिल और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन दो सिचुएशन अराइज होती हैं। दो सिचुएशन क्या है, पहली होती है सेल्फ लाइगेशन की। सेल्फ लाइगेशन का मतलब, क्योंकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन्हें तो नहीं मालूम है कि भाई इस फॉस्फेट को किस वाले हाइड्रोक्सिल के साथ जाकर बाइंड करना है,
तो ये वाला जो फॉस्फेट है ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोक्सिल के साथ अगेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अब जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो गया ही नहीं, वापस से ही जैसा था वैसा ही बन गया दोबारा से। तो इस टाइप के प्लाज्मिड को हम कहते हैं सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड और रीसर्कुलाइज प्लाज्मिड, जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया और ये जो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये पहले जैसा ही हो गया। हम चाहते थे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें चला जाए, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। इस फॉस्फेट ने इस OH को रिकॉग्नाइज किया एंड वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया। इसी तरीके से यहाँ वाला OH ने इस वाले फॉस्फेट को जो रिकॉग्नाइज किया वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन हो गई ये कौन सी है, सेल्फ लाइगेशन की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि यही कंडीशन सिर्फ हो रही होती है, बट दूसरी कंडीशन भी हो रही होती है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होता है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा ये वाला जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोक्सिल के साथ फॉस्फोडाइस्टर बना लेगा और ये वाला हाइड्रोक्सिल जो होगा इस वाले फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा और इस तरीके से ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस पर्टिकुलर वेक्टर में। ठीक है, ये वाला जो है इस वाले के साथ बनाएगा और ये वाला इसके साथ बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो है अटैच हो जाएंगे हमारे प्लाज्मिड वेक्टर से एंड इन दिस वे यू कैन गेट दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होते हैं जहां पर हमारा एक फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे किसी दूसरे वाले बैक्टीरिया में या एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर अटैच हो जाता है। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है ये किसी और ऑर्गेनिज्म का है और ये वाला पार्ट ये किसी और ऑर्गेनिज्म का है, राइट। सो इस तरीके से हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आती है, जो एफिशिएंसी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वो कम हो जा रही है ड्यू टू दी सेल्फ लाइगेशन। अब हम चाहते हैं कि सेल्फ लाइगेशन ना हो, सिर्फ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने। अब यहाँ पर हमारा रोल आता है किसका, एएलपी का। एएलपी क्या, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का रोल आता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है अल्कलाइन कंडीशन में, ठीक है, अल्कलाइन कंडीशन में ये क्या करता है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको रिमूव कर देता है। मतलब ये डीफॉस्फोराइलेशन करता है, इट रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब जब इसने रिमूव कर दिया फॉस्फेट ग्रुप को तो अब हमारे पास सिर्फ 3 प्राइम पर OH बचा और 5 प्राइम पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। और आपको पता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है क्या, कि एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप हो और दूसरा तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। बट यहाँ पर तो एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन दूसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। तो अब जब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और बेसिकली हम चाहते क्या थे, हम चाहते थे कि हमारा जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो आकर के यहाँ पर बाइंड कर जाए। ठीक है, हम इसको इसके साथ बाइंड कराना चाहते थे। ठीक, अब क्योंकि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो उससे नहीं ट्रीट किया था, एएलपी से हमने ट्रीट ही नहीं किया है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है 5 प्राइम एंड पर वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस वाले हाइड्रोक्सिल के साथ और ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है इस वाले हाइड्रोक्सिल के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ आकर के लाइगेट कर जाएगा। तो यहाँ पर लाइगेशन हो जाएगा आसानी से इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हम यहाँ ऐड करेंगे ताकि इन दोनों को हम जोड़ सकें। जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सेल्फ लाइगेशन को अवॉइड किया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने की एफिशिएंसी को बढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये एएलपी का था। किस तरीके से हम एएलपी की मदद से जो है हम सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करते हैं और एफिशिएंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये अभी तक के लिए एएलपी के लिए दिस शॉर्ट लेक्चर इज सफिशिएंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लोनिंग क्या होती है, क्या उसके बेसिक बैकग्राउंड्स हैं, किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कहाँ पे हम कट लगाते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग स्टेप क्लोनिंग के स्टेप्स को, बेसिक स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड कि एक्चुअली में क्लोनिंग होती कैसे है। ठीक है।